नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं फायर इंश्योरेंस की, यानी कि अग्नि बीमा की। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अग्नि बीमा पॉलिसी किसी भी संपत्ति को आग से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। आग से होने वाली संपत्ति के किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए पॉलिसी माल और सामग्री के विनाश जैसे कई अन्य जोखिमों से भी आपको बचाती है। तो आज के इस अंक में हम इस विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं विमल गोयल जी, जो कि इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास कार्यक्रम में। और आज का टॉपिक सर, मुझे लगता है कि हमने बहुत महीनों के बाद इसको कवर किया, क्योंकि कुछ खबरें अभी आ रही हैं। बीते दिनों भी इस तरह खबरें आई आग लगने की। तो सर, सबसे पहले यही कि बाकी जो पॉलिसीज़ हैं, बाकी जो बीमा हैं, उनसे ये अग्नि बीमा फायर इंश्योरेंस किन मामलों में अलग है? ये है क्या दरअसल? देखिए, ये जो बीमा है ये बेसिकली प्रॉपर्टी के लिए है, एसेट्स के लिए है बीमा। एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अब इंडिविजुअल के लिए होता है, लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल के लिए होता है, लेकिन ये जो बीमा है ये प्रॉपर्टी के लिए है। तो इसमें आप जो है अपने घर का, अपने ऑफिस का, फैक्ट्री का, आपके जो भी उद्यम है आपका, आपके जो भी एसेट्स हैं उसका बीमा इसमें करवा सकते हैं। और इसके अंदर रिस्क जो कवर है वो सिर्फ फायर की रिस्क भी कवर नहीं है। इसके अंदर जो फ्लड से नुकसान हो जाता है, अर्थक्वेक से नुकसान हो जाता है, और 13 पेरिल है इसके अंदर जिनका इस पॉलिसी के अंदर बीमा होता है। ऐसे में विमल सर, क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम जो बाकी पॉलिसीज़ लेते हैं, अगर घर से संबंधित कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें ये एम्बेडेड होता है, पहले से इंक्लूड होता है। क्या ये बात सच है? क्या चीज इंक्लूडेड? घर की जो पॉलिसी होती है, जी जी। तो घर के लिए दो तरह की बीमा होते हैं। एक तो आप फायर पॉलिसी ले लीजिए, अभी उसके लिए जो है एक नई पॉलिसी डिवाइस की गई थी घर के लिए। और एक होता है कि हाउस होल्डर इंश्योरेंस के नाम से कंप्रिहेंसिव पैकेज होता है, जिसके अंदर बहुत सारे रिस्क कवर होती है। तो दोनों पॉलिसीज के अंदर ये बीमा इनबिल्ट होता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इनबिल्ट होती है। इसमें विमल जी ये बताइए कि जिस तरह से ये पॉलिसी आपने कहा कि संपत्ति के लिए है, जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जब आप इस तरह की पॉलिसीज़ लेते हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? और आग लगने के जो कारण हैं वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? क्या वो नेचुरल है, क्या वो आर्टिफिशियल या मैनमेड जो कारण होते हैं? इसमें कौन कौन से वो कारण शामिल हैं जिसको कि इसमें कवर किया जाता है? तो जो बात है डॉक्यूमेंट के लिए, तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो होता है प्रपोजल फॉर्म। उस ओके। प्रपोजल फॉर्म में आपके बारे में, संपत्ति के बारे में, लोकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो आप किस चीज का बीमा करवाना चाहते हैं? बिल्डिंग का करवाना चाहते हैं, अपने कंटेंट्स का, यानी कोई प्लांटर मशीनरी है फैक्ट्री के अंदर, कोई स्टॉक्स है, या घर के अंदर आपका कोई हाउस होल्ड गुड्स है, तो उसका विवरण देना होता है कि आप किस चीज का बीमा करवाना चाह रहे हैं और वो किस लोकेशन पर है। ये जो बीमा होता है वो एक लोकेशन स्पेसिफिक होता है। तो आपका प्रॉपर्टी एक जगह पर है, अलग अलग जगह पर है, तो आपको उस लोकेशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। इस तरह से प्रपोजल के अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको असर्टेन करनी होती है। जैसे कि मेरे को किस राशि का बीमा चाहिए, तो सम इंश्योर्ड क्या चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना होता है। और उसके लिए देखना होता है कि आज की डेट में यदि ये प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो डैमेज को रीस्टेटमेंट करने के लिए, यानी नया बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा। आमतौर से जो बीमा होते थे पहले, उसमें ये होता था कि यदि मेरी प्रॉपर्टी 10 साल पुरानी है तो उस 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी की आज की डेट में जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है वो लोग बीमा करवाते थे। लेकिन अभी ये जो स्टैंडर्डाइज किया है पॉलिसी, 3 पॉलिसीज बनाई गई है घर के लिए और माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए और लघु इंडस्ट्रीज के लिए। इनके अंदर बीमा जो है वो रीस्टेटमेंट वैल्यू का बीमा है, यानी कि आप पुरानी प्रॉपर्टी को डैमेज के बाद में आप नई प्रॉपर्टी से रीस्टेट करते हैं
तो आपको नई प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी पुरानी की प्रॉपर्टी की बजाय, यानी डेप्रिसिएशन नहीं करता है। तो इस तरह से सम एश्योर्ड आपको डिसाइड करना है। ये डॉक्यूमेंट्स, बाकी तो बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रपोजल फॉर्म होता है, उसको आपको भरते समय माइन्यूटली देखना होता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो बिल्कुल सही दी जा रही है। अब बात आती है कि इसके अंदर पेरिल कवर करने। तो फायर जो कवर है, तो फायर किसी भी कारण से होती है। तो जैसे जैसे एग्जांपल दिया कि फायर एक्सीडेंटल होती है, शॉर्ट सर्किट से हो जाती है, या फैक्ट्री के अंदर किसी वर्कर ने सिगरेट का बट जो है वो फेंक दिया, उससे हो जाती है, या कोई भी कारण होता है। तो इस पॉलिसी में ये होता है कि फायर ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल कॉज, एनी एक्सीडेंटल कॉज जो आप खुद नहीं लगा रहे हैं, या कोई जिसमें आप खुद जिम्मेवार नहीं है उसके लिए, फायर के लिए जानबूझकर करने के लिए, यदि एक्सीडेंटल है, सडन है, तो वो फायर किसी भी कारण से होती है, वो इसमें कवर होती है। अच्छा, ठीक है विमल जी, कि इसमें जो प्रीमियम सर दिया जाता है, प्रीमियम डिसाइड करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैसे आप प्रीमियम डिसाइड करते हैं या कंपनियां डिसाइड करती हैं? देखिए, जैसे इसमें क्या ऑक्यूपेशन है, पहले तो ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी किस काम में आ रही है। घर है तो घर की रिस्क बहुत कम होती है, उसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। यदि फैक्ट्री है तो उसका प्रीमियम घर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यदि शॉप है, गोडाउन है, आपका टैंक है, वेयर हाउस फैक्ट्री के अंदर है, वेयर हाउस फैक्ट्री के बाहर है, तो बेसिकली ऑक्यूपेंसी क्या है उसकी, तो एक वो बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा होता है कि सम इंश्योर्ड कितनी है आपकी, कि डायरेक्टली जो प्रीमियम रेट डिसाइड होता है वो प्रीमियम रेट सम इंश्योर्ड पर लागू होता है। तो यदि बाकी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो फैक्टर है कि आपकी ऑक्यूपेंसी क्या है, सम इंश्योर्ड क्या है, और जो है आपका आप एक लोकेशन का बीमा ले रहे हैं या मोर देन वन लोकेशन का बीमा ले रहे हैं, ये जो मेन फैक्टर है इसके अंदर। अच्छा, इसमें अगर कोई व्यक्ति सर अगर बीमा लेना चाह रहा है फायर इंश्योरेंस, तो वो एक सही पॉलिसी कैसे चुने? जब वो चुनने जा रहा हो तो उनके पास वो कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो सही पॉलिसी का चुनाव कर सके? देखिए, जैसे पहले तो है कि सम इंश्योर्ड के बेस पर अभी 2020 के अंदर IRDA ने 3 पॉलिसी स्टैंडर्डाइज कर दी है, जिसका एक आधार है घर के लिए अलग पॉलिसी है, एक माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए जिसकी सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से कम है उसके लिए एक अलग बीमा है, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की वैल्यू है तो उसके लिए लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है। 50 करोड़ से ऊपर है तो एक आप स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी ले सकते हो या आप इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी लेते हो। तो बेसिकली आपको पॉलिसी जो डिसाइड करनी है वो सम इंश्योर्ड के बेस पर और ऑक्यूपेंसी के बेस पर डिसाइड करनी होती है कि मेरे को कौन सी पॉलिसी लागू होगी। तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो रिस्क होती है, जो फैक्ट्री की, ऑफिस की, गोडाउन की, वो रिस्क लघु सुरक्षा में आती है, जिसके अंदर 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की राशि तक का बीमा होता है। तो यदि ये पॉलिसी आपकी, यदि फैक्ट्री की वैल्यू जो है, और वैल्यू का मतलब होता है कि यदि आप पूरी, मान लीजिए फैक्ट्री में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक्स और जो एसेट्स आपकी है वो सबको मिलाकर यदि उसको नया करने जाएंगे, रिप्लेसमेंट करने जाएंगे, तो वैल्यू 50 करोड़ से कम है तो उसके लिए लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी जो है वो ठीक है उसके लिए। ओके, विमल सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सुमित जी हैं इस वक्त फोन लाइन पे। सुमित जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हमारा सवाल है कि हमें अपने मकान में फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, पर उसके लिए कई बार हम कंपनियों को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि टेलीविजन और या मोबाइल, जो भी आपका सामान, फर्नीचर है, उन सबके बिल आप दीजिए। अब बिल तो होते नहीं, तो क्या ऐसे केस में हमारे घर की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो सकती? विमल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और जो ये कहते हैं कि बिल होना जरूरी है, वो जरूरी नहीं है बीमा करने के लिए। देखिए, प्रीफरेबल है कि यदि आपके पास में यदि बिल होते हैं तो उसका बीमा करना और क्लेम के समय देना आसान होता है। लेकिन ये कोई व्यक्ति कहता है कि ये इसके बिना बीमा ही नहीं होता, तो ये बात सही नहीं है। आपने
घर के बीमा के लिए आज के डेट में ये कर दिया है कि आपका कितना स्क्वायर फीट एरिया है, कितना स्क्वायर मीटर एरिया है, तो आप वो स्क्वायर मीटर एरिया आप बता दीजिए और उसका रेट आप भी डिसाइड कर लीजिए कि इसको मैं दोबारा बनाने जाऊंगा तो उसके लिए कितना मेरे को खर्चा लगेगा। ये तो होगी बिल्डिंग की बात। तो यदि आपके पास में बिल्डिंग का कोई इनवॉइस नहीं है, कोई बिल नहीं है, बीमा में कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ये हो गया बिल्डिंग के लिए। अब आपके कंटेंट्स के लिए, अब घर में सामान जो है लोग अलग अलग टाइम पर खरीदते हैं और उसका बिल नहीं होता है, तो आप उसकी चिंता ना करें। और आज की डेट में कोई व्यक्ति मेरे ख्याल में जो है ये बिलों की बात मेरे ख्याल में नहीं करता होगा कि आप बीमा करवाते समय बिल दीजिए आप। तो लेकिन आपको ये देखना है कि मैं जो वैल्यू ले रहा हूं उसका आधार क्या है, वो आधार आपको बनाना पड़ेगा। आप बैठिए घर पर, अपने सामान की लिस्ट बनाइए और उसका वैल्यू निकालिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है। बिल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको वो लिस्ट देने की जरूरत भी नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरे पास में क्या क्या सामान है। फायर पॉलिसी के अंदर बीमा करवाते समय कोई लिस्ट घर के सामान की देने की जरूरत नहीं है। आपको वैल्यू देनी है, आपको एरिया देना है, आपको प्रपोजल फॉर्म भरना है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, बीमा हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया बीमा होना आसान काम है, क्लेम लेते समय ये देखा जाएगा, आपको प्रूव करना है कि जो जो मेरा सामान डैमेज हुआ है वो वास्तव में वहां पर था और वो डैमेज हुआ है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए प्रिज्यूम कर ली जाती है, जैसे घर में कपड़े होंगे ही होंगे, या घर में और जो सामान है वो कुछ चीज़ें प्रिज्यूम कर ली जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको अपना घर का सामान क्या था वो आपने यदि लिस्ट बना के रखी हुई है तो आपको बाद में बड़ी काम आती है। तो ये तो सर आपने कहा कि ये तो घर की लिस्ट, लेकिन कोई अगर बड़ी इंडस्ट्री है या कोई एमएसएमई है तो उनको तो वो लिस्ट देने की ज़रूरत होगी कंपनीज को? नहीं, उसको कंपनी को भी लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास में खुद में रिकॉर्ड में होनी चाहिए। देखिए कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो वो तो बिलों से माल परचेज होगा, कोई भी चीज परचेज होगी तो बिलों से होगी। वो बिलों के आपके पास में रिकॉर्ड में होगा, आपकी बैलेंस शीट में आएगा, तो आपके पास में रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्ड बीमा करते समय इंश्योरेंस कंपनी नहीं मांगती है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि वो रिकॉर्ड आपके पास में है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीमा करने के लिए तो आपको एरिया देना है, वैल्यू देनी है, और क्या क्या चीजें हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक्स, फर्नीचर फिक्चर्स, ये ब्रॉड हेडिंग देने होते हैं। और उस हेडिंग के अंदर कितनी कितनी वैल्यू का बीमा आप करवा रहे हैं आपको ये देना है। लिस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास में रिकॉर्ड्स अवेलेबल होना चाहिए। आप जब बीमा करवा लेंगे और यदि कभी क्लेम आ गया बाई चांस, तो आपको प्रूव करना है कि ये मेरे पास था और ये मेरे यहाँ पर डैमेज हुआ है। तो कम से कम आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स, वो जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें डैमेज हुई हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके हित के लिए काफी जरूरी है, आप इसको संभाल कर रखें। बिमल सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस विषय पर आपसे आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है,
हिसाब का पक्का है, जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें। महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फायर इंश्योरेंस की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में आपको जानकारी होना, और इस विषय पर बातचीत करने के हमारे साथ एक खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ बिमल गोयल जी हैं, जो कि इस मामलों के एक्सपर्ट हैं। बिमल सर, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरसी भोसले जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भोसले जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, जैसे ही गोयल सर ने कहा कि सभी सामानों की सूची बना कर रखना चाहिए, लेकिन अगर आग में वो सूची भी जल जाएगी तो क्या करेंगे? ठीक है बंसल सर, ये आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन आजकल जो है वो आप जो है आप मोबाइल के अंदर और क्लाउड के अंदर या कहीं ना कहीं आपकी सूची जो है वो प्रिजर्व रखी जा सकती है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन अब आपकी बात पर आता हूँ मैं। ऐसे भी केसेस हुए हैं पास्ट के अंदर कि वो सब कुछ जल गया, इनवाइस थे वो भी जल गए, बुक्स भी जल गए और सूची भी जल गई। ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो आपको ये बोलती है कि ठीक है, अब आप पास्ट में जाइए, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपका सामान रखा हुआ था। उसका एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बनाया जाता है कि घर में, फिर उस थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा सामान कैसे रखा हुआ था। ये फैक्ट्री मान लीजिए, तो स्टॉक कैसे रखा हुआ था, कौन सी मशीनरी कहाँ थी, तो नक्शे के अंदर आप पॉइंट डालते हैं कि ये थी। फिर कोई मेटल कंटेंट मिल जाता है, कोई भी मान लीजिए फर्नीचर है या कोई मान लीजिए मशीन है, उसका मेटल कंटेंट हो जाता है, तो फिर उसको कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट करने के बाद में फिर आपसे डिस्कशन होता है, क्योंकि संभावनाओं पर चलता है फिर वो, कि फिर ये देखा जाता है, एक वर्ड है प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी भी, क्या होगा जो आप दिखा सकते हो, और उसके बेस पर फिर क्लेम सेटलमेंट होता है। उसमें डिफिकल्टी आती है, आपको अमाउंट पूरा नहीं मिल पाता है ज़्यादातर केसेस के अंदर, क्योंकि प्रूव आपको करना है, और आप जो चीज़ प्रूव नहीं कर पाते हो उसकी फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। तो बेटर ये है कि आप उसकी सूची, अपने डिटेल्स कहीं ना कहीं और रखें आप, तो कहीं ना कहीं मिल जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, इनकम टैक्स रिकॉर्ड में या कोई फाइलिंग में। फैक्ट्री में तो हो जाता है, घरों में ज़्यादा समस्या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं आती है, क्योंकि घरों में ये माना जाता है कि एरिया के बेस पर कि मेरे पास में कितना एरिया है घर के अंदर और कितना सामान हो सकता है, उसके बारे में अंदाज लगाना थोड़ा सा आसान काम हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि अगर सब कुछ आपका नष्ट हो जाए तब भी एक कंपनीज की तरफ से कोरिलेट किया जाता है मेटल्स को देखकर, जो बच गए हैं, जले हुए जो अवशेष हैं, उस आधार पर भी कंपनियां इसको कोरिलेट करती हैं और फिर जो इंश्योरेंस के जो सम अमाउंट हैं उसका दावा मैं आपको एक चीज ऐड करूं, मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करूं। हमने केस देखे कि रॉयट्स हुए, रॉयट्स के अंदर दुकान पूरी साफ हो गई, बिल्कुल पहले जल गई और जल के बाद में कुछ भी था लुट गया, कुछ भी कतरा भी नहीं मिला, मान लीजिए कुछ भी अवशेष भी नहीं मिला। ऐसे केसेस में भी इंश्योरेंस कंपनीज ने क्लेम जो है बड़ा रीजनेबल व्यू लेकर क्लेम सेटल किए हैं उसके अंदर। एक बहुत ही छोटा सा सवाल सर, छोटा सा जवाब, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। क्या
बीमाकर्ता की तरफ से जो बीमित व्यक्ति हैं, क्या इस मामलों में जब उनकी सारी चीज़ें जल जाती हैं तो क्या गलत सूचना देने की भी गुंजाइश है क्या, कि अगर वो गलत सूचना दे दें कि मेरे पास जी ये सारी चीज़ें थी वो जल गई, आप हमें इसका पैसे दें, इसका क्लेम करें? देखिए 99% लोग हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल सही होते हैं, शरीफ होते हैं और उनको फेस वैल्यू पे लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग उतने शरीफ नहीं भी हो सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी ये भी बनती है कि ये देखा जाए कि इंश्योरेंस का कोई गलत और नाजायज फायदा नहीं उठा पाए। तो लोग, कुछ लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इंश्योरेंस के एक्सपीरियंस के बेस पर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा केसेस में पकड़े जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक चीज को अलग अलग एंगल से कोरिलेट करती है। जैसे मैंने बताया कि बिलों से एक हो गया, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, एक मेटल कंटेंट हो गया, और फिर जो चीजें हैं आपने जो ली होगी, कुछ आपके दिमाग से होगा, जो मेमोरी से होगा कि ये चीज मैंने कब आई थी, कब परचेज की, कहाँ से परचेज की थी, कैसे परचेज की थी, कब आई। और आजकल तो फैक्ट्री का बीमा करते हैं या शॉप का बीमा करते हैं तो ई वे बिल हो गया है। तो बहुत सारी चीजें आप यदि मान लीजिए कवर नहीं है जीएसटी के अंदर तो सामने वाली पार्टी कवर्ड है उसमें, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हैं तो कोरिलेट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी के रिकॉर्ड्स को, पहले जो वैट था उसके रिकॉर्ड को, एक्साइज के रिकॉर्ड को, आपके परचेज के रिकॉर्ड्स को, इतनी तरह से अलग अलग बैलेंस शीट को इतने से कोरिलेट करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से कोशिश करता है वो अल्टीमेटली पकड़ा जाता है। और एक बार पकड़ा, आपने कोई झूठ बोला आपने क्लेम के लिए, तो जो सही पार्ट ऑफ द क्लेम है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास में राइट है उसको रिजेक्ट करने का। इसलिए कभी भी आप प्रपोजल के अंदर कोई गलत जानकारी नहीं दे और क्लेम करते समय कोई भी चीज गलत क्लेम ना करें। ठीक है, वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक का जब वापस आएंगे तो और भी कुछ अहम विषय हैं उस पर आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। और इस वक्त की एक दूसरी अहम खबर आपको बता दें कि शेयर बाजार आज भी यानी कि शनिवार को भी खुले हुए हैं। छुट्टी वाले दिन आज सुबह 9 बजे से ही लेकर शाम के 3:30 बजे तक शेयर बाजार में कारोबार होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई,
इन दोनों पर ही 2 स्पेशल सेशन आयोजित किए जाएंगे। आज दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर छोटे छोटे सेशन में कारोबार किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय इस वक्त मौजूद है। अजय, क्या कारण है इसके पीछे, संक्षेप में? देखिए, पहली बार हुआ है कि शनिवार को पूरे दिन कारोबार चलेगा 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सोमवार को महाराष्ट्र ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, इसलिए शेयर बाजार ने जो स्टॉक एक्सचेंजेस ने नोटिस देकर के कहा है कि सोमवार को कोई कारोबार नहीं होगा। तीसरी खबर यह है कि आज कुछ स्पेशल टेस्टिंग होनी थी साइबर फ्रॉड को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, उसकी टेस्टिंग भी आज हो जाएगी। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि आज शनिवार के दिन पूरे दिन कारोबार होगा शेयर बाजार में, और सोमवार को जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी तो चूंकि महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश है, शेयर बाजार बंद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और बिमल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।